हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूनिट 2 के यूनिट 2 बोले तो इक्विलिब्रियम जो कि आपको पढ़ना है, आपकी सिलेबस वाइज होंगे। और एमसीक्यू हम लोग यूनिट 2 से जितने भी एमसीक्यू और टोटल एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने यूनिट 1 किया था, उसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे भी आप लोग देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हम लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और इक्विलिब्रियम का यह रहा आपका सिलेबस जो कि आपके एसबीटीई के अकॉर्डिंग है। आप इसे मैच कर लीजिएगा। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। फिर हम लोग वीडियो के एंड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला एमसीक्यू आपसे क्या पूछा गया। पहला प्रश्न में आपसे बोला गया, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कहेंगे, मतलब कोई भी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में हम लोग उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में हमारा है, बोले तो संतुलन में है। जब वो स्टेशनरी रहेगा, डेट मीन्स इट इज स्टेशनरी, या फिर इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर वो एक कांस्टेंट वेग के साथ अपना मूव करते हुए रहेगा, या फिर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, या फिर कोई बॉडी है हमारा उस पर नेट फोर्स जीरो है, तब हम उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको आंसर पहले से पता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगा जबकि उस पर हम लोगों का नेट फोर्स अगर उस पर जीरो हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नेट फोर्स दोस्तों कहने का एक मतलब यह भी होता है कि मान लीजिए आपके पॉकेट में हम लोग इधर से 5 रुपया डाल रहे हैं और इधर से 5 रुपया निकाल रहे हैं, तो यह हमारा इक्विलिब्रियम ही हुआ। क्या है, डेट मीन्स कि आप पे नेट फोर्स हम लोगों का जीरो है। यानी कि इधर से अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर हम 5 न्यूटन का इधर लगा दिए, तो यह हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में ही हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है, दी इक्विवेलेंट ऑफ अ सिस्टम फोर्सेज। मतलब कहेंगे कोई भी वर्ड इक्विवेलेंट में होगा, उसके लिए कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स हम लोगों का लगेगा, कौन सी बल की प्रणाली लगेगी, ताकि वो बॉडी हमारा किस चीज़ में हो, बॉडी हमारा इक्विवेलेंट में, बोले तो संतुलन में। तो ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपसे बोला गया, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। यानी मान लीजिए कोई भी बॉडी का, मान लीजिए ये आपकी बॉडी, इस पे हम लोग का किस टाइप का सिस्टम ऑफ फोर्स लगेगा ताकि यह हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, या बोले तो इक्विवेलेंट में हो जाए, संतुलन में हो जाए। तो क्या रिजल्टेंट ऑफ फोर्स लगेगा? तो नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, आपसे क्या कर रहा है, द फोर्स डेट बैलेंस द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। यानी इसको बैलेंस करने के लिए रिजल्टेंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो नहीं, यह भी हमारा गलत है, यह पूरी तरीके से सही नहीं, आधा अधूरा बात है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स डेट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब बोले तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब आपको दोस्तों अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यह आपका एक, हम लोग यहाँ पे एक बॉडी बना लेते हैं, यह हमारा बॉडी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है, मान लीजिए यहाँ से आपका 5 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट में हम लोगों का कब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में बोला था कि सेम मैग्नीट्यूड, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इक्वल इन मैग्नीट्यूड के एक और फोर्स लिए, ये हमारा फोर्स लिए। मैग्नीट्यूड बोले तो ये 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर से लग रहा था, तो हम लोग सेम 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग नीचे से लगा देंगे, ठीक। यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस फोर्स का यहाँ पे जो फोर्स है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर है, और इस यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये हमारा अपवर्ड है, ऊपर की ओर लग रहा है। यानी बोले तो अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, तभी ये हमारा इक्विलिब्रियंट में रहेगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। वहाँ पे पूछा था कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स रहेगा ताकि वो इक्विलिब्रियंट में आ जाए। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो हम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपके जेब में हम 5 रुपया डाल दें लेफ्ट पॉकेट में, और राइट पॉकेट से 5 रुपया निकाल दें,
तो क्या आप इक्विवेलेंट में ही रहिएगा ना, आप समतुल्य रहिएगा। आप में के जो मनी है, आपके जेब में जो मनी है, उसमें कोई चेंजिंग दोस्तों हम लोगों का नहीं आएगा। डैट मीन सेम कंडीशन यहाँ है, जितना फोर्स हम लोग उधर से लगाए सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन से उतना ही मैग्नीट्यूड का हम लोग फोर्स लगाएं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि अभी भी आपको इस प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ भी इस प्रश्नों को दोस्तों क्लियर कर दूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पे जाने से पहले आप इक्विलिब्रियम और इक्विवेलेंट का छोटा सा डिफिनीशन देख ले, ताकि यदि आपके एग्जाम में ये लिखने को है तो आप लिख लीजिएगा, इजीली लिख लीजिएगा। छोटा सा डिफिनीशन है। इक्विलिब्रियम में हम लोगों का कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्स हम लोगों का बॉडी पे क्या रहेगा ना, वो जीरो में रहेगा। चाहे बॉडी हम लोगों का रेस्ट कंडीशन में रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन करता रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा तब तक कि बाहर से कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट ना करे। रिजल्टेंट जीरो यानी वो हम लोगों का इक्विलिब्रियम में। और इक्विवेलेंट कहने का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन से, सेम अपोजिट इन डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी हम लोग सेम मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा कि वो बॉडी हमारा इक्विवेलेंट में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला गया अ फ्री बॉडी डायग्राम इज ए डायग्राम डेट शो, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम है वो किस चीज को शो करता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम किस चीजों को शो करता है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपका कह रहा है ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोगों का जो बॉडी है, मान लीजिए ये आपका बॉडी है, तो इस पर जितना भी फोर्स लगता है उसको बताता है क्या। या फिर ऑप्शन भी आपका कर रहा है ओनली द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। आप लोग यदि यूनिट 2 को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे जितना भी फोर्स लगता है उसके लिए हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यह आपका बॉडी है, इस पर जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन का यहाँ से लग रहा है या फिर 30 डिग्री के साथ यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को ही फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हैं। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्डों को यूज करना सीखिए, क्योंकि हिंदी में आपको समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। जैसे इसको एफ बी डी भी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन आपको हिंदी में बोलना होगा मुक्त शरीर आरेख, तो थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्टी होता है। तो आप लोग इंग्लिश वर्डों को धीरे धीरे यूज कीजिए, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपसे कहाँ से ले गया। प्रश्न नंबर 4 अब हम लोग चलते हैं लेमनीज थ्योरम। लेमनीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कीजिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है लेमनीज थ्योरम स्टेट दैट फॉर थ्री कोप्लेनर कनकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स, मतलब कह रहा है लेमनीज थ्योरम कहता है कि उसमें 3 फोर्स है। मान लीजिए आपको 3 फोर्स है, F1 F2 F3, 3 फोर्सेस है, कोप्लेनर कनकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स इन इक्विलिब्रियम। आप जानते हैं ये इक्विलिब्रियम है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये F1 हो गया, या F2 हो गया और F3, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये प्रोपोर्शनल टू दो, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए ये F1 फोर्स है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो F1 के साइन प्रोपोर्शनल होगा, यानी बोलो तो साइन अल्फा हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों। अब ऑप्शन को देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है द साइन एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों का करेक्ट आंसर है। बोले तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो अपने साइन एंगल के। अभी भी दोस्तों नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए लेमनीज थ्योरम कहता है कि उसमें 3 फोर्स है, 3 फोर्स है बोले तो कोप्लेनर कनकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स। 3 फोर्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा फोर्स ए हो गया, यह फोर्स सी हो गया और यह फोर्स हम लोगों का बी हो गया। ओके, अब इसके बीच में मान लीजिए हमारा अल्फा हो गया, यह बीटा हो गया और यह हमारा पर गामा हो गया। तो ये लेबनीज थ्योरम कहता है मान लीजिए ए फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो सी और बी के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा बन रहा है, तो अल्फा का साइन एंगल यानी साइन अल्फा हो गया। फिर हम लोग बी फोर्स उठाएंगे, बी फोर्स लिए तो अब सी और ए के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी और ए के बीच में कौन एंगल बन रहा है, सी और ए के बीच में हम लोग का बीटा बन रहा है, तो साइन बीटा लिख लिए। फिर हम लोग सी फोर्स उठाए, सी फोर्स हम लोग लिए तो इसके अपोजिट में कौन एंगल बन रहा है, तो गामा बन रहा है जो ए और बी के बीच में बन रहा है। तो यही कह रहा है कि साइन एंगल उसके अपोजिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और दोस्तों लेबनिज़ थ्योरम में ध्यान दीजिएगा, यह एक स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। यह भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको आगे ये एमसीक्यू देखने को मिलेगा दोस्तों। आई होप कि आप इसका करेक्ट आंसर समझ गए हो कि साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोगों का होता है। और लेबनिज़ थ्योरम याद करने का आप तरीका भी समझ गए कि उसके अपोजिट एंगल होता है। जैसे कि आप ए लीजिएगा तो ठीक ए का अपोजिट अल्फा हो गया, बी लेते हैं तो बी का अपोजिट बीटा हो गया, सी लेते हैं तो गामा हो गया। यहाँ पे आपके एग्जाम में अल्फा बीटा गामा हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए आपसे पूछा गया लेबनिज़ थ्योरम इज यूज टू सॉल्व। लेबनिज़ थ्योरम का हम लोग प्रयोग किस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए करते हैं? तो लेबनिज़ थ्योरम का उपयोग हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करते हैं कि कोई भी फोर्स, यहाँ पे देख रहे थे 3 फोर्स था, F1 F2 और F3, तो ये 3 फोर्सों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। बोले तो करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है लेबनिज़ थ्योरम इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको बताना है लेबनिज़ थ्योरम किसका एग्जांपल है। तो अभी हम लोगों ने देखा लेबनिज़ थ्योरम किसका एग्जांपल है, तो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन का। आई होप कि आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लेबनिज़ थ्योरम किसका एग्जांपल है, तो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन का, जो कि अभी हम लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम दोस्तों यहाँ पे पढ़ा था कि लेबनिज़ थ्योरम किसका एग्जांपल है, तो ये स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम का था। आई होप कि आपको ये अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न तो हम लोगों का हो गया था फ्रेंड्स। अब प्रश्न नंबर 5 में लेबनिज़ थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज। लेबनिज़ थ्योरम को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो लेबनिज़ थ्योरम को हम लोग साइन रूल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें देखे होंगे हम लोग यहाँ पे जब फोर्स ए ले रहे थे तो यहाँ पे हम लोग का साइन अल्फा था, फिर इक्वल टू बी ले रहे थे तो साइन बीटा, तो इसे हम लोग साइन रूल के नाम से भी जानते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, यह एक बार पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है यह प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सपोर्ट ऑफ बीम में बी। बीम का सपोर्ट कौन कौन सा हो सकता है? आप लोग बीम जरूर पढ़ेंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या हो सकता है। तो वो हिंज भी हो सकता है, रोलर भी हो सकता है और फिक्स्ड भी होता है। तो बोले कि ऑल ऑफ द अबव होता है। आप लोग इसका टाइप्स और इसके फिगर के साथ जरूर याद कर लीजिएगा। यूनिट 2 से कम 3 एमसीक्यू तो आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे और 4 भी रह सकते हैं। तो तीनों 3 एमसीक्यू दोस्तों इसी वीडियो से आपके मैच हो जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से जरूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक भी आप लोग पहुंच सके और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्लियर कर सके। अब दोस्तों सपोर्ट ऑफ बीम से एक एमसीक्यू हर साल रहता है, कभी कभी 2 भी देखने को मिलता है। तो आप इस चार्ट को एक अच्छे से समझ लीजिए, यह चार्ट में दोस्तों कहा क्या गया है। वैसे एमसीक्यू यहाँ से आपको बनाना चाहे तो बहुत सारा बनेगा, बट इस चार्ट को यदि आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको सारा एमसीक्यू इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब आप पूछिएगा कि एमसीक्यू यहाँ से कैसे क्लियर है, तो ध्यान दीजिए। टाइप ऑफ सपोर्ट, पहला है हम लोग का रोलर सपोर्ट। तो इसका डायग्राम आप लोग याद कर लीजिए, 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। आप डायग्राम आपको जरूर बताना है और उसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिखना है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि रोलर सपोर्ट में किस टाइप का रिएक्शन रहता है, तो हमारा वर्टिकल रिएक्शन रहता है। बोले तो इस टाइप का हम लोगों का रहेगा वर्टिकल। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। या फिर पूछ सकते हैं किस टाइप का लोड को रसिस्ट करेगा हम लोगों का रोलर सपोर्ट। मान लीजिए किसी बीम में हम लोग रोलर सपोर्ट देते हैं, तो वो किस टाइप के लोड को रसिस्ट करेगा, सहेगा, यानी उसको बर्दाश्त करेगा, तो वर्टिकल लोड को। हो गया 2 एमसीक्यू दोस्तों यहाँ से। अब चलते हैं पिंड सपोर्ट। पिंड सपोर्ट को ही दोस्तों हम लोग हिंज सपोर्ट कहते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन लिखा हुआ है, आपको हिंज भी देखने को मिलेगा। तो हिंज जो सपोर्ट रहता है इसमें 2 रिएक्शन रहता है, एक हॉरिजॉन्टल, यानी जब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक इस तरीके से बनाएंगे या और एक इस तरीके से। इसमें एक हॉरिजॉन्टल भी रहता है, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हम लोगों का वर्टिकल हो गया। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और रसिस्ट लोड भी करेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और फिर हम लोग का फिक्स्ड सपोर्ट आता है। तो फिक्स सपोर्ट ऐसा सपोर्ट है जो कि तीनों को रेसिस्ट कर लेता है, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को, मूवमेंट को। मूवमेंट बोले तो घुमाव को मूवमेंट करते हैं, यानी रोटेशन को हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो तीनों को सपोर्ट करता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। और सिंपली सपोर्टेड जो सिर्फ वर्टिकल लोड को रेसिस्ट करता है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। यहाँ से तो 1 से 2 एमसीक्यू हर साल रहता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए क्या लिया गया, और फिक्स सपोर्ट प्रिवेंट अ बीम फ्रॉम। अभी हम लोगों ने देखा फिक्स सपोर्ट किससे प्रिवेंट करता है, ऑप्शन को देखिए और जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि फिक्स सपोर्ट हम लोग को किस टाइप के सपोर्ट में आएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था फिक्स सपोर्ट जो रहता है वो तीनों में रहता है, यानी रोटेटिंग, बोले तो मूवमेंट को भी रेसिस्ट करेगा, बिल्कुल सही।
ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटिंग को ही दोस्तों हम लोग हॉरिजेंटल कहेंगे। बोले तो इस टाइप से जो आ रहा है ऐसे ऐसे, ये हमारा ट्रांसलेटिंग कर रहा है हॉरिजॉन्टली। और फिर कर रहा है ट्रांसलेटिंग वर्टिकली, यानी ऐसे ऐसे जब ट्रांसलेट करेगा तो उसे हम लोग ट्रांसलेटिंग वर्टिकली दोस्तों कहेंगे। और ऑल ऑफ द अबव बोल रहा है, यानी तीनों सही बात है। फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो कि तीनों को रेसिस्ट करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग फिगर को याद रखिएगा, आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा तो फिगर आपको बनाना है, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया अ वर्टिकल पॉइंट लोड एक्ट, मतलब एक वर्टिकल पॉइंट लोड किस तरीके से एक्ट करता है। तो वर्टिकल पॉइंट लोड है, फिगर में देख रहे हैं इस तरीके से एक्ट कर रहा है। ये एक्ट किस टाइप से कर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोले तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बोला परपेंडिकुलर टू बी। पॉइंट लोड बोले तो आप कलम को लीजिए और अपने हाथ पे डायरेक्ट उसे खड़ा कर दीजिए, तो वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बोले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बीम। यदि यह आपका बीम है तो इस पे यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 में आपसे बोला गया अ बीम विच इज हिंज्ड एट वन एंड। एक तरफ हम लोगों का हिंज रहेगा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, हिंज रहेगा, और दूसरे साइड हम लोगों का दोस्तों हम लोगों का रोलर लगा हुआ है। तो आप लोग इसे समझ लीजिए कि एक साइड हिंज है और दूसरे साइड रोलर लगा हुआ है। तो वैसे बीम को हम लोग कौन सा बीम कहेंगे, तो वैसे बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ हम लोगों का हिंज लगा हुआ रहता है और एक साइड हम लोगों का दोस्तों रोलर लगा हुआ रहता है। तो वैसे बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। फिगर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपको फिगर है यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट पॉसिबल एट हिंज सपोर्ट फॉर ए जनरल लोडिंग। मतलब जनरल लोड में यदि यहाँ पे हिंज लगा हुआ है तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ कंपोनेंट कितना होगा। सेम उसी टेबल से लिया गया एक एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। जल्दी बताइए कितना होगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का 2 होगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए। फिगर में देखिए किस तरीके का यह हमारा हिंज सपोर्ट है, बट यहाँ पे बोले तो इसमें पॉसिबल रिएक्शन कितना होगा। तो एक यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या लग रहा है, ये हमारा वर्टिकल लग रहा है दोस्तों, और ये हमारे पे हॉरिजेंटल, यानी कितने हो गया, एक और एक हमारे लोगों का 2 हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझोगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 बहुत ईजी प्रश्न है। यहाँ पे कर एफ बी डी मीन्स में, यह मैं आपको शुरू में ही बताया था। एफ बी डी मतलब क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि एफ बी डी का हम लोग का मीनिंग क्या होगा। तो एफ बी डी का मीनिंग हम लोग का हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न फिर एक लेबनीज थ्योरम से। लेबनीज थ्योरम इज आल्सो नोन एज, ये प्रश्न शायद लग रहा है रिपीट हो गया है दोस्तों। लेबनीज थ्योरम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यह रिपीट हो चुका है, सॉरी फॉर रिपीटिंग। बट इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा साइन रूल, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अ कपल इज फॉर्म्ड, मतलब एक कपल किस तरीके से बनता है। कपल यहाँ पे मैकेनिक्स का कपल है, आप कुछ अलग मत समझिएगा दोस्तों। कह रहा है कपल बनने के पीछे का कारण क्या। आप फिगर को देखिए और इसे समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, यहाँ पे बॉडी और बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए आप कलम को ले लीजिए और उसमें बीच में छेदा करके अपनी उंगली को डाल दीजिए। इमेजिन करिएगा आप कलम लीजिए और उसमें बीच में होल करके आप अपनी उंगली को डाल दीजिए, और यदि जब आप एक साइड से फोर्स लगाइएगा तो वो नीचे की ओर झुकेगा, और ठीक उसी के अपोजिट साइड से आप फोर्स लगाइए तो ये क्या होगा, ये गोल 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 घूमने लगेगा। इसी को हम लोग कपल कहेंगे। कपल यानी टू इक्वल फोर्स, एफ फोर्स यहाँ भी लग रहा है और एफ फोर्स यहाँ भी लग रहा है। टू इक्वल फोर्स, टू इक्वल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक यानी देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, यानी कि अनलाइक है। और ये जो फोर्स है पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। यानी कपल कैसे बनता है, तो कपल बनने के लिए दो गो फोर्स रहना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पे दो फोर्स है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा एक फोर्स ये हो गया एफ और एक फोर्स है, टू इक्वल फोर्स हो गया। एंड अनलाइक, अनलाइक बोले तो एक का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है और एक का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, यानी अनलाइक हो गया, और दोनों फोर्स पैरेलल है, तो हम लोग का कपल बन जाएगा। इमेजिन करने के लिए आप कलम लीजिए, उसमें होल कीजिए और उसमें बीच में उंगली डाल दीजिए और एक साइड से फोर्स लगाइए, देखिए कलम आपका रोटेट करने लगेगा, तो वही हमारा कपल हो जाता है। यह कपल मैकेनिक्स का है, तो ध्यान दीजिएगा।
अब प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में देखिए आपसे क्या पूछा गया, द सेट ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर नोन एज, मतलब वो कैसा सेट ऑफ फोर्स होगा जिसका रिजल्टेंट जीरो होगा, वैसे फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर फोर्स कहेंगे, या फिर इक्विलिब्रियम फोर्स कहेंगे, या फिर कोप्लेनर फोर्स कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज कहेंगे। तो वैसा फोर्स जिसका रिजल्टेंट यदि जीरो हो जाए तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्स कहेंगे। रिजल्टेंट जीरो डैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम, इसे आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, यह यूनिट 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम, तो आपको यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जितना भी यूनिट 2 से एमसीक्यू बनते हैं हम लोगों ने क्लियर कर लिया। यूनिट 2 से इतने ही एमसीक्यू बनते हैं। यूनिट 2 से 3 से 4 एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 3 से 4 इन्हीं 15 में से देखने को आपको मिलेगा, और या फिर मैंने जो आपको वो चार्ट बनाया बताया था वहीं से आपको देखने को मिलेगा, तो उसे आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब बारी आती है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, किस टाइप से आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से रिपीटेटिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उनको भी बताऊंगा, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ग्रुप में भी शेयर करें, और पीडीएफ डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला देखिए आपसे क्या, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म। बोले तो यह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट बोले तो सिर्फ आप लोग का जो सी में दिया गया कपल और कपल के प्रॉपर्टीज, यह एक बार आपके 4 नंबर एग्जाम में पूछा गया था कि राइट डाउन कपल, मतलब राइट डाउन अंडरस्टैंड, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन था, डिफाइन कपल एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। तो आप कपल को ध्यान दीजिएगा, यह फ्री बॉडी और इक्विलिब्रियम में इसी तरीके से लिखता हूँ, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इजी डिफिनीशन है इसलिए मैं लिख दूँ, बट इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, बट आपको कपल अच्छे से पता होना चाहिए। ये मैकेनिक्स का कपल है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक्सप्लेन लेबनिज थ्योरम। यदि आपको पता है लेबनिज थ्योरम, मैंने अभी आपको बताया था कि 3 फोर्स रहता है, कोप्लेनर, कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि इस पे बना लीजिएगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़िएगा। फिर कह रहा है डिस्कस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है उसके पीछे क्या क्या कंडीशन आता है, नेट फोर्स जीरो, ये सब तो आपको यह पता होना चाहिए। यूनिट ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा नहीं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की दोस्तों हम लोग बात करें इस यूनिट से, तो ये दोनों जो प्रश्न देख रहे हैं कई बार पूछा जा चुका है यह भी, लेकिन एक बार पूछा गया, यह भी पूछा गया। सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टाइम है अभी आपके पास, सब प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। यहाँ पे अब 2 प्रश्न 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बार बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और एक टिप्स दोस्तों, यह जब आप बीम लिखिएगा अपने एग्जाम में, राइट डाउन बीम एंड यहाँ पे इसके जो टाइप्स बताने, तो आप फिगर को भी जरूर बनाएं, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिले। लोड भी बताइएगा तो लोड को डिफाइन करिएगा, उसका फिगर जरूर बनाइएगा, क्योंकि फिगर देख के आपको एग्जाम में नंबर मिलता है, क्योंकि आप इंजीनियर बन रहे हैं, ड्राइंग आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है देखिए, न्यूमेरिकल ऑन बीम, या फिर बीम आपको डिफाइन करने के लिए मिल जाए, या फिर 6 नंबर में यह न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप क्लियर कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, अगर आप इसे अच्छा से बनाते हैं तो 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, अभी आप छुट्टी में, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। दोस्तों अगर यह प्रश्न बनाने में प्रॉब्लम आता है तो बोलिएगा, मैं इसे सॉल्व करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल किस टाइप से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का हम लोग सीरीज भी कर सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल को डेली टू डेली सॉल्व जरूर करेंगे। तो यह आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यूनिट 5 से लिए थे, यूनिट 2 से लिए थे, और यूनिट 1 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। यदि दोस्तों आप लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 का टेस्ट चाहते हैं, एमसीक्यू का टेस्ट, तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा, हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यूनिट 1 और यूनिट 2 का यदि आपको टेस्ट देने का मन हो, यानी एमसीक्यू रहेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव का भी कर लेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ ज्वाइन लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।